हाय, वेरी गुड इवनिंग। तो आज मैं अभी बेल में वैकेंसी आई हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद यूनिट के लिए। और वो परमानेंट जॉब होगी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट। मैं काफ़ी शॉर्ट करना चाहूँगा बट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ कि मैं तुम्हें रेलिवेंट आपको मैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो ये वैकेंसी आए थोड़ा टाइम भी हो गया है ना। तो देखते हैं कि उसकी लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और किस किस ट्रेड के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सैलरीज क्या होंगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस बेस पे हमारा सिलेक्शन होगा, इसमें फॉर्म अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, हम कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। क्या इसमें कुछ ट्रेनिंग पीरियड भी होगा। ये सारी चीज़ें वी विल चेक इन दिस वीडियो। ओके, सो बेसिकली गिव मी अ मिनट। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, तो ये देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसमें जो है अगर पोजीशन की बात करें कि अगर कौन कौन सी पोजीशन है तो उसमें एक पोजीशन है असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, है ना। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। दो ट्रेड के बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, दूसरा मैकेनिकल के बच्चे, है ना, जिन्होंने डिप्लोमा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है ना, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और मैकेनिकल, ऑफ कोर्स मैकेनिकल के बच्चे, ठीक है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 10 है, और मैकेनिकल वालों के लिए 3 है। 10 में जो रिजर्वेशन का पैटर्न है वो जो जनरल लोग हैं जिसको हम यूआर में जो है, जो अनरिजर्व्ड हैं, उनका जो है 6, उनकी वैकेंसी 6 है, उनके लिए 6 पोजीशंस है, 6 सीट्स हैं। ओबीसी वालों के लिए 2 है और एससी के लिए भी 2 है। और अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में 3 है, तो एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक न्यूयॉर्क के लिए। तो काफ़ी कम वैकेंसीज है ना। कोई ख़ास बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, तो मुमकिन है कि बहुत सारे लोग अप्लाई भी ना करें। आप इस मौका को छोड़ना मत। आई एम गोइंग टू टेल यू द डिटेल्स लाइक आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या है। कमिंग टू द सैलरी, सैलरी पैकेजेस क्या होंगे, तो 24,500, फिर 3% है तो 90,000, तो मतलब 24,500 से 90,000 तक ये आपका मैक्सिमम सैलरी जाएगा। इनिशियल सैलरी जो 24,500 है वो आफ्टर अराउंड 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपको ये सैलरी मिलेगी 24,500। सैलरी के टाइम पे क्या सैलरीज हो, ये ट्रेनिंग के टाइम पे क्या सैलरीज होगी वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये देखो। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग विच दे विल बी पेड स्टाइपेंड ऑफ 10,000 पर मंथ ऑन सक्सेसफुल completion ऑफ द ट्रेनिंग एंड पासिंग द ग्रेडेशन टेस्ट। दे विल बी प्लेस्ड इन द रेगुलर पे स्केल्स इंडिकेटेड एबव। मैंने बताया कि जो ट्रेनिंग के टाइम पे जो उनकी सैलरीज होंगी वो 10,000 पर मंथ होगी। और जब वो ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर उनका एक लेवल ग्रेडेशन टेस्ट होता है ना। तो अगर वो टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हो, ऑफ कोर्स आमतौर पे क्वालिफाई कर ही लेते हैं, क्योंकि आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तो वो टेस्ट क्वालिफाई कर ही लेते हैं अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग में रहते हो तो। फिर आपकी सैलरी जो है 24,500 रुपये हो जाएगी। ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए इसमें कोई आरक्षण नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो एलिजिबिलिटी क्या है। नेशनैलिटी, ऑफ कोर्स हम लोग तो इंडियन है ही, है ना। और अपर एज जो है वो 28 साल है ना। अपर एज की जो लिमिट है वो 28 साल है, ठीक है। और हम बात करते हैं दूसरे एज की, मतलब दूसरे वो जनरल वालों के लिए 28 साल थी मैक्सिमम, और दूसरे जो एज ग्रुप्स हैं उसमें ओबीसी वगैरह है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31 है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 33 है ना, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 38 है, ठीक है। Candidates seeking age relaxation will be required to attach copy of the necessary certificates along with the application and submit an original at the time of written test or at any subsequent stage of the process for verification। ये क्या कह रहा है कि अगर आप सपोज आप एज कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको अपना शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको देने होंगे अगर आप एज रिलैक्सेशन को सीक कर रहे हो तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह में भी वैकेंसीज थी, अगर ईडब्ल्यूएस में आप अप्लाई कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस की भी आपको वो सर्टिफिकेट लगेगी, ठीक है। किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डिसेबिलिटी की भी सर्टिफिकेट्स आपको देनी होंगी, ठीक है। रिलैक्सेशन थोड़ा एज में मिल सकता है उनके लिए जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, तो द कैंडिडेट शुड हैव द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एनालॉग डिजिटल सर्किट्स,
Microprocessors and microcontroller, he, she should be able to read and analyze electronic diagram, engineering drawings. The candidate would be required to carry out testing, troubleshooting of PCBs, modules, electronic subsystems and systems, operational knowledge of various electronic instruments like multimeter, oscilloscope, signal generator, pulse generator used in electronics field is essential. The candidate should have good communication skills. He, she should be able to interact with customer, inspector to get the items inspected, accepted. The candidate should have capability to work independently and supervise and guide the team supporting staff. बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा बट हाँ, उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी तो हम डिप्लोमा करके जाते हैं तो हमें इतनी नॉलेज तो होती ही है। ये माइक्रो प्रोसेसर में एनालॉग डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या है, हमने ईडीसी पढ़ा है, हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, हमने कंट्रोलर पढ़ा है, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा है, हम वो क्या नाम है उसका, हम उस पे काम कर चुके हैं यार, क्या बोलते हैं, ऑसिलोस्कोप पे काम कर चुके हैं, मल्टीमीटर पे काम कर चुके हैं, पल्स जनरेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में भी देखा है, हमने कम्युनिकेशन के भी लैब में देखा है। तो अगर आपने रेगुलर में डिप्लोमा किया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक्स है, यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस फैक्टर्स। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं वो आमतौर पे होती है बच्चों के अंदर की, थोड़ी कम्युनिकेशन अच्छी हो, थोड़े वो इंट्रैक्शन अच्छे से कर पाएँ, बात बात अच्छे से कर पाएँ, है ना, जो भी आपको काम दिया जाए आप अपने इंस्पेक्टर के साथ, अपने कस्टमर के साथ अच्छे से डील कर पाएँ। तो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, उसमें आप ग्रो कर जाओगे, है ना। मैकेनिकल का भी कुछ ऐसा ही है, वो मैकेनिकल से रिलेटेड है, ऑटो कैड वगैरह ये सारी चीज़ अगर है तो ये सब प्रीफरेबल है। ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज हो बट अगर है ना, द नॉलेज ऑफ ऑटो कैड एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इज डिजायरेबल। ठीक है, आते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन कॉलम, ठीक है, पोस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज, जो मैंने बताया ऊपर डिप्लोमा वाला, वो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज वगैरह से होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस ऑल वैलिड मार्कशीट, फाइनल सर्टिफिकेट, कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट। हमारे पास फाइनल मार्कशीट होंगे, जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर लिया उनके पास तो होंगे ही सर्टिफिकेट्स वगैरह, जो भी प्रोविजनल है, फाइनल है, वो चीज़ें होनी चाहिए। जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो होना चाहिए। आपके पास प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, अगर आपको मिल गया है सर्टिफिकेट तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट्स भी हैं अगर आपके पास तो वो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, in case there is no mention of specialization in the final certificate, convocation certificates is required. Minimum essential educational qualification candidates are required to submit original along with the photocopies of the certificate at the time of document verification with a clear mention of the specialization of revised final certificate, convocation certificate or any other related documents signed by the competent authority of the college or the universities. ये बात भी क्लियर है, जब आप डॉक्यूमेंट्स दोगे तो आपको तो ओरिजिनल लेकर जाना ही है अपने उसके पास। अब हम मैकेनिक इसका देख लें, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग है तो ये चीज़ क्लियर है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जनरल, अगर EWS OBC है, ये जो सिलेक्शन का वो है, मतलब एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स तो देने ही होंगे, उस बेस पे आपको पहले वो स्क्रीनिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपको वो एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया EWS वालों के लिए, OBC वालों के लिए 60% है एग्रीगेट, और SC ST PWD के लिए 50% एग्रीगेट है। तो अगर आपका 60% है या 60% से ज़्यादा डिप्लोमा में है तो आप अपना अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्सपीरियंस आपका हो तभी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एंड एक्टिव इज ऑन इतना इतना। द एक्सपायर्ड एंड एक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये आप जो है आप अपना ऑनलाइन इसको कर लो। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मे बी आई विल बी एबल टू मेक डिटेल्ड वीडियो ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और यू विल सर्च ऑन यूट्यूब, यू विल फाइंड डिफरेंट, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, है ना। मेथड ऑफ सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कैसे सिलेक्शन होगा। The candidates meeting the criteria will be provisionally shortlisted for the selection process. The eligible candidates will be required to appear for the written test. Based on the marks in the written test, provisionally shortlisted selected candidates will be called for document verification. मैंने क्या बताया कि जो मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है ना, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो प्रोविजनली होगा, मतलब कैंडिडेट्स मीटिंग द क्राइटेरिया। अगर बच्चे बच्चे जो है, जो भी क्राइटेरिया है, इनकी रिक्वायरमेंट है, उसको आप अगर मीट कर रहे हो, उसको आप फुलफिल कर रहे हो, तो आपको वो शॉर्टलिस्ट कर देंगे और वो वाया ईमेल आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद जो है आपको वहाँ बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा, आप जाएंगे सेंटर पे। गाज़ियाबाद यूनिट है तो पॉसिबली आपको बिल के ऑफिस गाज़ियाबाद में जो है वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो रिटन टेस्ट में अपियर होना होगा। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सिलेक्शन क्लियर हो गया, है ना। पे एंड अलाउंस की बात मैंने पहले भी कर रखी है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड इन द पे स्केल एज आई मेंशन, इतना इतना। मैंने बताया कि अगर वो ट्रेनिंग पहले 6 महीने की ट्रेनिंग होगी उसमें इसको स्टाइपेंड 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो उनका रेगुलर पे स्केल है, जैसे 24,500 था, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट का भी है तो उस बेस पे मिलेगा। इन एडिशन टू बेसिक पे अदर अलाउंसेज लाइक जियरनेस अलाउंस perquisites at the rate of 30% on annual basic pay
मेडिकल एक्सपेंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुएट एक्सेट्रा एज पर द कंपनी रूल्स विल बी द पार्ट ऑफ द पैकेज। ओके, तो ये जो भी है वो जो कंपनी का आमतौर पे नॉर्म्स होते हैं, जो नॉर्मल लेबर लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिलेगी। बट हाँ, 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, उस टाइम पे आपको स्टाइपेंड 10,500 का 10,000 का मिलेगा। और जब आपकी परमानेंट जॉब हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद, आप उसका लेवल टेस्ट क्वालिफाई करके आप जब लग जाओगे तो फिर आपकी सैलरीज जो है इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। ठीक है, जो आपके रेगुलर उनके उनके रूल्स के अकॉर्डिंग है वो सैलरी आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फीस, अगर आप अप्लाई करोगे तो पैसे लगेंगे ना भाई, हाँ परमानेंट जॉब है। आमतौर पे अप्रेंटिस वगैरह में पैसे नहीं लगते, लेकिन इनका ये जॉब है ना तो इसमें एप्लीकेशन फीस है। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे एन एप्लीकेशन फी ऑफ ₹50 प्लस 18% जीएसटी, जो 90 to 95 आता है। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। अगर आप ओबीसी जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी ₹295 फ़ीस लगेगी। खुद से अप्लाई करोगे, कैफ़े वालों से करवाओगे तो वो 50-100 एक्स्ट्रा लेगा, है ना। और अगर कोई एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आप अप्लाई कर लेते हो, आप नहीं जाते हो, अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, नहीं जाते हो, या कोई भी चीज़ है तो वो आप सोचोगे कि रिफंड हो जाए, तो वो आमतौर पर सबका नॉन रिफंडेबल ही होता है। Candidates may go through all the instructions and eligibility criteria carefully before reaching the application form। हाँ, तो मैं तो सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो पूरी चीज़ें आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना। एप्लीकेशन फी नीड्स टू बी रिमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड एसबीआई कलेक्ट। ये इशू नहीं है आजकल, फ़ोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह भी वहाँ पे क्यूआर कोड आ जाता है, उससे भी पेमेंट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग पेमेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं। क्लिक ऑन पेमेंट लिंक, इस पर हम इससे जाके हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट पीएसयू, हाँ ये चीज़ देख लो आप। गो टू www इतना एंड स्टेट बैंक कलेक्ट, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, क्लिक ऑन प्रोसेस, सेलेक्ट स्टेट कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया। ये स्टेप्स आप देख लेना, वहाँ पे आ जाएगा। जब आप ऑप्शन करोगे तो वहाँ पे आएगा सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, किसके लिए आप पेमेंट करना है, तो आपको रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर गाजियाबाद यूनिट बेल। कंप्लीट द पेमेंट एज एक्सप्लेन एबव, हाँ इसके अकॉर्डिंग करना। उसके बाद फिर क्या है, सेव एंड टेक अ प्रिंट स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट रिसिप्ट एंड अटैच इट टू द एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, पेमेंट करने के बाद इसको आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना। ठीक है, इस लिंक पर जाके आप पहले पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन along with the screenshots are provided with the advertisement। ओके, कैंडिडेट्स हैव टू मेंशन एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर जनरेटेड आफ्टर मेकिंग पेमेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे तो उसमें आपको एक रेफरेंस नंबर डालना होता है, तो वो आप जब पेमेंट करोगे तो उसमें आप रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उससे आप कर दोगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु मीट द अबव रिक्वायरमेंट्स में फिल द एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग द ऑनलाइन लिंक प्रोवाइडेड वेल वेबसाइट। ठीक है, ऑनलाइन लिंक विल बी ओपन टू अप्लाई। देखो भाई, ये 15 अगस्त से ही ये खुल चुका है ना। तो 15 अगस्त से है ये। अभी आज आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 29 अगस्त को बना रहा हूँ। ऑलरेडी लेट, आई एम सॉरी। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द इतना। नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटर, नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ये भी चीज़ है। इस लिंक से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल ओनली दोज कैंडिडेट्स हु मीट ऑल द aforementioned eligibility criteria for the post shall be called for written test. However, the candidature of the applicant will be provisional and subject to the verification of the certificates testimonial submitted by him or her. Admit card for provisionally eligible candidates for the written test can be downloaded from the website. Please note that the admit card will not be, हाँ कोई admit card पोस्ट के जरिए आपके पास नहीं आएगा। और अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में अगर जॉब वॉब कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में या कहीं भी, तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई उसके बारे में, और इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। क्वालिफिकेशन वो सब भी चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो ये सब जनरल कैंडिडेट प्रोड्यूस द वैलिड, हाँ जब आप आधार कार्ड वोटर आई कार्ड, जब एग्जाम के टाइम पे आओगे तो एक डॉक्यूमेंट्स लेकर ही आना, आधार कार्ड वोटर आई कार्ड के सब वगैरह लेके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। वो ट्रैवल कॉस्ट का जो कुछ है तो वो आमतौर पे मुश्किल ही है मिलना। बाकी कुछ रिजर्वेशंस है जैसे पीडब्ल्यूडी वालों के लिए या फिर कुछ कैटेगरीज के लिए जो है उनके पास वो रिक्वायर्ड है। और हाँ, आप जो अगर ईडब्ल्यू कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करना कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो 2021-22 का हो, है ना, करंट ईयर का हो। ठीक है, उनका एक फॉर्मेट है, आप इस लिंक से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो, ये ऑलरेडी ये चीज़ें हो गई भाई, है ना। अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो जो रिटन टेस्ट वगैरह होगा तो वो सब चीज़ें वहाँ पर जाके सेंटर पे होंगे, है ना। ठीक है, और देख लेता हूँ। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आप यही है डॉक्यूमेंट अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको ईमेल से इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो और रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगी, एसएलसी वगैरह जो भी आपकी वो सब है,
मार्कशीट्स वगैरह हैं वो सब चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की या 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर आप EWS से हो, SC ST OBC से हो, PWD से हो तो उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप OBC से हो तो वो भी आप जो है मतलब इस साल का 21 का बना होना चाहिए, है ना। और ये सारी चीज़ें मतलब करंट, ये डॉक्यूमेंट सब करंट टाइम के होने चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट्स विद रेलिवेंट डिसेबिलिटी ऑफ नॉट लेस देन 40% ओनली बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन एज PWD। आपके पास अगर PWD है तो कम से कम 40% का होना ही चाहिए, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें एक चीज़ और है कि प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें मार्कशीट में दी रहती है तो ये उतना बड़ा इशू नहीं है। मार्क्स कार्ड ऑफ इच एकेडमिक ईयर सेमेस्टर डिप्लोमा इन इज एप्लीकेबल। हाँ, हर अगर आपका एनुअल डिप्लोमा है तो 3 साल का आप मार्कशीट लेकर जाओगे। अगर 4 साल का डिप्लोमा है तो 4 साल का मार्कशीट लेकर जाओगे। अगर सेमेस्टर वाइज डिप्लोमा है तो पूरे सेमेस्टर का मार्कशीट लेकर जाओगे, ठीक है। बाकी फाइनल मार्कशीट भी लेकर जाओगे। वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ यूपी स्टेट, ये आप अपना करोगे तो ये आप बना कर लेके जाओगे, ठीक है। फॉर एनी कॉन्टैक्ट, हाँ वो सब कुछ मुश्किल नहीं है। और देखो इसकी जो आखिरी डेट है तो वो कब है, 5 सितंबर तक है, तो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, है ना। और रिटन टेस्ट जो है वो अभी क्लियर नहीं है, उसके लिए नोटिस आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका 15 अगस्त डेट था और इसकी 5 सितंबर तक डेट है। यू स्टिल हैव अराउंड 5 to 6 days, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर फिर कुछ क्वेरी रही तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, है ना। और ये सब चीज़ें तो जनरल है ना यार, कि एग्जाम देने जाओगे तो लैपटॉप लेकर, मोबाइल लेकर नहीं जाना, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी, प्रोहिबिटेड होंगी, है ना। जो बेल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। बिल के पास ये राइट्स है कि वो किसी भी टाइम पे किसी का भी कुछ कैंसिल कर सकता है। तो ये चीज़ें नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और ये नॉन होती है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप पास नहीं कर पाए तो आप क्लेम करोगे कि मेरा री एवेल्यूशन होना चाहिए, रीचेकिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं है भाई, है ना। तो आप अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने का मैंने प्रोसेस बताया है यहाँ पे। तो उस लिंक बिल की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद जब अप्लाई करोगे उसके साथ साथ यूपी का जो वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला है उस पर आप रजिस्ट्री भी कर लेना, उससे एक रजिस्ट्रेशन कार्ड जनरेट होगा, वो भी अटैच करना। इस तरह की चीज़ें हैं ना, आप इसको अप्लाई करो। थैंक यू सो मच। सॉरी अगर मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया होगा तो, बट ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी और इसको देना ज़रूरी था, है ना। दैट्स वाई आई हैव taken much time. I'm really sorry for taking more time, but thank you so much. चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो या कुछ क्वेरीज हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर्स। थैंक यू।